हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है तो वो रहेगा सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन इसी तरह की वीडियोस रेगुलर मिलती रहे आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये 200 क्वेश्चन की सीरीज चलने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूंगी तो आपको मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा। इसके अलावा और किसी भी सब्जेक्ट पर आपको एमसीक्यूज वीडियो चाहिए हो, सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें। द प्राइमरी पर्पस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन अ पोर्टफोलियो इज टू। एक पोर्टफोलियो में विविधीकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इंक्रीज टोटल रिस्क, एलिमिनेट सिस्टमैटिक रिस्क, रिड्यूस अनसिस्टमैटिक रिस्क, या फिर मैक्सिमाइज ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो यहाँ पर जो पोर्टफोलियो होता है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसमें रिस्क कम से कम आए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके जो इन्वेस्टर है उसको, तो वहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें जो डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाती है तो उसका प्राइमरी पर्पस, जो मेन पर्पस होता है वो क्या रहता है? तो मेन पर्पस होता है कि रिड्यूस किया जा सके अनसिस्टमैटिक रिस्क को, अव्यवस्थित जोखिम को कम किया जा सके। क्योंकि जो अव्यवस्थित जोखिम या फिर जो आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है वो कंट्रोल में रहेगा, या इस तरह से कह सकते हैं कि अनिश्चितता के कारण तो होता है लेकिन बिजनेस रिलेटेड होता है, तो उसको एक तरह से नियंत्रित करने का या कंट्रोल करने का प्रयास किया जा सकता है। जैसे कि आपको जो बिजनेस रिस्क है वो इसमें आ जाते हैं, कि बिजनेस को अगर अच्छे से मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा तो वहाँ पर भी प्रॉफिट में आपके चेंजेस होंगे। वित्तीय जोखिम आ जाएंगे, फाइनेंशियल रिस्क आ जाते हैं इसमें, कि अगर सही ढंग से प्रबंध नहीं किया जा रहा है या फिर जो पूंजी ढांचा है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। या फिर जो लिक्विडिटी रिस्क होता है वो इसमें आ जाता है। तो यहाँ पर जो असिस्टमैटिक रिस्क होते हैं वो मेनली 3 तरह के आपके रहते हैं। और जो सिस्टमैटिक रिस्क होते हैं उसको तो पूरी तरह कंट्रोल ही नहीं होता, क्योंकि वो रिलेटेड हो जाते हैं, मार्केट से रिलेटेड हो जाएंगे, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनसे रिलेटेड हो जाते हैं, या फिर जो रिजर्व बैंक ने अगर कोई मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, जैसे कि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट चेंज किए हैं, तो उससे रिलेटेड हो जाते हैं, तो सिस्टमैटिक रिस्क हो जाते हैं। ये दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों भी अलग अलग पूछा जा सकता है। यहाँ पर अगर बात करें कि क्या मेन पर्पस प्राइमरी पर्पस है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा कि रिड्यूस अनसिस्टमैटिक रिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थित जोखिम का एक उदाहरण है? लेबर स्ट्राइक इन अ कंपनी, चेंज इन गवर्नमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ए फर्म, लॉस ऑफ ए मेजर कस्टमर। अभी मैंने आप लोग को इसके बारे में बताया अच्छे से कि कौन से सिस्टमैटिक रिस्क होते हैं और कौन से अनसिस्टमैटिक होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि व्यवस्थित जोखिम कौन सा है, तो मैंने बताया था आपको कि इस तरह के रिस्क, इस तरह के जोखिम जो मार्केट में किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी या फिर अनिश्चितता की वजह से होते हैं, या फिर जो सिक्योरिटीज हैं उसमें चेंजेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से होते हैं, तो वो आपके सिस्टमैटिक रिस्क कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो एग्जांपल्स दे रखे हैं उसमें, तो यहाँ पर चेंज इन गवर्नमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी, अगर सरकार सरकार क्या, मेन तो मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है वो निर्धारित करता है। तो आरबीआई ने अगर किसी भी तरह की मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस किए हैं तो उसका इफेक्ट सीधा सीधा हमारे बिजनेस पर पड़ता है, और उसका सामना करना एक जो व्यवसायी है या फिर जो उद्यमी है, जो उसके लिए कंपलसरी हो जाता है, वो उससे भाग नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, और इसका बिजनेस पर काफ़ी इफ़ेक्ट भी पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बेटा मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ ए सिक्योरिटीज रिटर्न टू। जो बीटा होता है किसी प्रतिभूति के रिटर्न की संवेदनशीलता को किसके प्रति मापता है? इसकी अपने ऐतिहासिक रिटर्न, मार्केट पोर्टफोलियो के रिटर्न, केवल मुद्रास्फीति दर, केवल लाभांश भुगतान अनुपात। तो जो बीटा होता है वो सेंसिटिविटी जो सिक्योरिटी रिटर्न की होती है उसको मेजर्स किसके बेस पे करता है? इट्स ओन हिस्टोरिकल रिटर्न, द मार्केट पोर्टफोलियोज रिटर्न, इन्फ्लेशन रेट ओनली, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो किसके बेसिस पर करता है? तो ये मार्केट पोर्टफोलियो जो रिटर्न्स होते हैं उनके उस पर करता है। एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, द एफिशिएंट फ्रंटियर रिप्रेजेंट पोर्टफोलियोज दैट प्रोवाइड। कुशल सीमा एफिशिएंट फ्रंटियर उन पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व करती है जो प्रदान करते हैं जोखिम के किसी भी स्तर के लिए अधिकतम रिटर्न, रिटर्न के किसी भी स्तर के लिए न्यूनतम जोखिम, और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जब हम बात एफिशिएंट फ्रंटियर यानी कि कुशल सीमा की कर रहे हैं, तो उसमें जो पोर्टफोलियो को प्रतिनिधित्व करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, तो दोनों ही तरह की चीजें आ जाती हैं।
मैक्सिमम रिटर्न फॉर एनी लेवल ऑफ रिस्क और मिनिमम रिस्क फॉर एनी लेवल ऑफ रिटर्न। तो दोनों को ही शामिल किया जाएगा, बोथ ए एंड बी का एक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है ये वाला क्वेश्चन, कि CAPM स्टैंड फॉर, यहाँ पर आपको उसकी फुल फॉर्म बतानी है कि क्या होती है। कैपिटल एसेट प्लेसमेंट मॉडल है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, कैपिटल अमाउंट प्राइसिंग मेथड या फिर सर्टिफाइड एसेट प्राइसिंग मॉडल है। तो CAPM क्या हो जाएगा, CAPM की फुल फॉर्म की हम बात करें तो ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल हो जाता है। काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म को जरूर से ध्यान में रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ स्टॉक बेटा इन 1.5 इट मीन्स द स्टॉक इज, यदि किसी स्टॉक का जो बीटा होता है वो 1.5 है तो इसका मतलब है कि स्टॉक क्या होगा, बाजार की तुलना में 50% कम अस्थिर होगा, तुलना में 50% अधिक अस्थिर होगा, जोखिम मुक्त होगा, बाजार के विपरीत चल रहा है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि अगर किसी स्टॉक का जो बेटा जो है 1.5 है तो उसका मतलब स्टॉक की क्या रहेगी सिचुएशन, कि 50% लेस वॉलेटाइल देन द मार्केट, 50% मोर वॉलेटाइल देन द मार्केट, रिस्क फ्री रहेगा, मूविंग अपोजिट टू द मार्केट। तो क्या हो जाएगा वो 50% मोर वॉलेटाइल हो जाएगा देन द मार्केट, बाजार की तुलना में वो 50% ज्यादा क्या होगा, अस्थिर हो जाएगा। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असिस्टमैटिक रिस्क इज ऑल्सो नोन एज, जो अव्यवस्थित जोखिम है को इस नाम से भी जाना जाता है। मार्केट रिस्क है, डाइवर्सिफिएबल रिस्क है, इन्वर्टेबल रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है। तो यहाँ पर असिस्टमैटिक रिस्क को और हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम विविधीकरण योग्य जोखिम भी कहते हैं, डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी इसे हम कहते हैं। एक आंसर ऑप्शन बी होगा। और क्या होता है, अभी मैंने आप लोग को ऑलरेडी समझा ही दिया कि इस तरह के जोखिम होते हैं जो कि बिजनेस रिलेटेड ही होते हैं, जिसमें कि आपके आ जाते हैं बिजनेस रिस्क आ जाते हैं, फाइनेंशियल रिस्क आ जाते हैं और लिक्विडिटी रिस्क आ जाते हैं। 3 तरह के मेनली ये होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द मार्कोविट्स मॉडल द बेस्ट पोर्टफोलियो इज फाउंड एट द, जो मार्कोविट्स मॉडल है उसके अनुसार सबसे अच्छा पोर्टफोलियो कहाँ पाया जाता है, कुशल सीमा एफिशिएंट फ्रंटियर के उच्चतम बिंदु पर, निवेशक के उदासीनता वक्र इंडिफरेंस कर्व के साथ स्पर्श रेखा के बिंदु पर, जोखिम के न्यूनतम बिंदु पर, पूंजी बाजार रेखा के मध्य बिंदु पर। यहाँ पर कह रहा है कि जो मार्कोविट्स मॉडल है उसमें उसके अनुसार सबसे अच्छा सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो जो है वो कहाँ पर मिलता है, highest point of the efficient frontier, point of the tangency with the investors in differentive curve, lowest point of risk, midpoint of the capital market line। तो कहाँ पर मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका कि निवेशक की उदासीनता वक्र जो होता है, इंडिफरेंस कर्व होता है, आपने इसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा इसके बारे में, तो उसके स्पर्श रेखा के बिंदु पर होता है। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The reward to variability ratio is famously known as the, इनाम से परिवर्तनशीलता अनुपात रिवार्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियो को प्रसिद्ध रूप में किस नाम से जाना जाता है, ट्रेनर अनुपात है, शार्प अनुपात है, जनसन का अल्फा है या फिर सहसंबंध गुणांक है, यानी कि ट्रेनर्स रेशियो, शार्पनेस रेशियो, जनसन अल्फा या फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसे हम किस नाम से जानते हैं या किस नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसे शार्प रेशियो के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, इसे शॉर्ट में एपीटी बोलते हैं, वाज डेवलप्ड बाय, जो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी है किसके द्वारा विकसित की गई थी, विलियम शार्प के, स्टीफन रॉस के, हैरी मार्कोविट्स के या फिर यूजीन फार्मा के। तो ये जो थ्योरी थी ये स्टीफन रॉस ने डेवलप की थी। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ये रिलेटेड थ्योरीज हैं जो कि आपको बताती हैं कि किस तरह से क्या इफेक्ट पड़ता है और उस इफेक्ट से कैसे बचा जा सकता है, उसका सामना कैसे करना है, जो पोर्टफोलियो होते हैं या उससे रिलेटेड रिस्क होते हैं उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट है, विच स्टेज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज, पोर्टफोलियो प्रबंधन के किस चरण में प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल होती है, पोर्टफोलियो प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, रिवीजन में या फिर इवैल्यूएशन में। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है, बाय और सेलिंग सिक्योरिटीज जो होती है वो किस किस स्टेज पर आती है, तो किस स्टेज पर आएगी, जब निष्पादन आप कर रहे होंगे, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं,
एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी होगा। यानी कि जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, पहले आपने प्लानिंग बनाई है उसकी, पहले नियोजन किया है, किसी चीज़ की योजना आप बनाते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन पे आते हैं। तो जब एग्जीक्यूशन का टाइम होगा तो वहाँ पर बाय और सेल किया जाता है सिक्योरिटीज का। चलिए नेक्स्ट है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज टिपिकली एसोसिएटेड विद, रिटर्न की जोखिम मुक्त दर आमतौर पर किससे जुड़ी होती है? कॉर्पोरेट बॉन्ड से, इक्विटी शेयर से, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, या फिर गोल्ड सोना जिसे कहते हैं उससे। तो यहाँ पर जो रिस्क फ्री रेट होता है, रेट ऑफ रिटर्न, वो एसोसिएट करता है गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं उनसे। ये किस तरह के मार्केट के होते हैं? ये आपके मनी मार्केट से रिलेटेड हो जाते हैं, अल्पकालीन होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड पोर्टफोलियोज द रिस्क कैन बी, एक पूर्णतः नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध पोर्टफोलियो जो है में जोखिम को दोगुना किया जा सकता है, शून्य तक कम किया जा सकता है, अप्रभावित रखा जा सकता है, अधिकतम किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि एक पूर्णतः नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध पोर्टफोलियो जो होता है आर इज इक्वल टू -1 जो दे रखा है, तो उसमें हम जोखिम को शून्य तक कम किया जा सकता है, वहां पर रिड्यूस कर सकते हैं उसे हम 0 तक। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनसेंस अल्फा मेजर्स द, जो जेनसेंस अल्फा है वो क्या मापता है? पोर्टफोलियो का व्यवस्थित जोखिम को, उसके कुल जोखिम को, अपेक्षित रिटर्न पर असमान रिटर्न को, औसत बाजार रिटर्न को। तो यहाँ पर जो जेनसेंस अल्फा है वो किस तरह के उसको मेजर करता है? तो अब नॉर्मल रिटर्न ओवर द एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो अपेक्षित रिटर्न पर असमान रिटर्न होता है उसको मेजर करने का काम करता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल एनालिसिस इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद, जो मौलिक विश्लेषण है मुख्य रूप से संबंधित है चार्ट पैटर्न से, मार्केट साइकोलॉजी से, इकोनॉमिक इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस से, ट्रेडिंग वैल्यू से। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो किससे मेनली या प्राइमरी जो होता है वो कंसर्न करता है? तो वो आर्थिक उद्योग और कंपनी विश्लेषण से, इकोनॉमिक इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस से मेन उसका जो प्राइमरी कंसर्न होता है वो इसी से रिलेटेड हो जाएगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। टेक्निकल एनालिसिस अज्यूम्स दैट स्टॉक प्राइसेस मूव इन, तकनीकी विश्लेषण मानता है कि शेयर की कीमतें चलती हैं रैंडम सर्कल्स में, प्रेडिक्टेबल ट्रेंड्स में, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइंस में, या फिर आइसोलेशन फॉर्म न्यूज में। तो यहाँ पर जो आपके टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है उसमें स्टॉक प्राइसेस जो मूव करते हैं वो प्रेडिक्टेबल ट्रेंड्स में मूव करते हैं, पूर्वानुमानित रुझानों में मूव करते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। आज की वीडियो में थोड़ा-सा लेवल अच्छा है क्वेश्चंस का, तो आप लोग देखिएगा, सॉल्व करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और इसमें कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उन चैप्टर्स के नाम या फिर उस टॉपिक का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उससे किससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं लेकर के आपके लिए ज़्यादा आऊँगी। द स्लोप ऑफ द कैपिटल मार्केट लाइन CML इज द, जो पूंजी बाजार रेखा है उसका ढलान क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क है, बेटा ऑफ द पोर्टफोलियो है, रिस्क फ्री रेट है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो जो स्लोप होता है कैपिटल मार्केट लाइन का वो मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क होता है, जोखिम का बाजार मूल्य को बताता है। एक आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो रिवीजन इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ, पोर्टफोलियो संशोधन जो होता है वो किसके कारण आवश्यक होता है? निवेशक के उद्देश्य में परिवर्तन, बाजार की स्थितियों में परिवर्तन, नए फंड की उपलब्धता और प्रोसेस सभी। तो यहाँ पर जो पोर्टफोलियो में रिवीजन किया जाता है टाइम टू टाइम वो क्यों नेसेसरी है? तो वहाँ पर इन्वेस्टर्स के ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं, करेक्ट है, चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस भी चेंज होती हैं, और जो न्यू फंड्स होते हैं वो अवेलेबल भी होते हैं। इस वजह से तीनों ही रीजन सही हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which index is used to measure the performance of the national stock exchange, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रदर्शन को मापने के लिए किस इंडेक्स का उपयोग किया जाता है? सेंसेक्स का, निफ्टी 50 का, या फिर NSDAQ, या फिर DOW जोन्स का। तो यहाँ पर किस इंडेक्स का यूज करते हैं आप? तो यहाँ पर निफ्टी 50 जो है इसका यूज किया जाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A portfolio having 0% risk is only possible when security is held. 0% जोखिम वाला पोर्टफोलियो तभी संभव है जो प्रतिभूतियों में हो। पूर्ण सकारात्मक सहसंबंध, नकारात्मक सहसंबंध, शून्य सहसंबंध, या फिर उच्च सकारात्मक सहसंबंध। यहाँ पे क्या कह रहा है? 0% जोखिम होगा
वाला पोर्टफोलियो जो है वो एक प्रतिभूति में सिक्योरिटीज में कब संभव होगा? जब सिंपल सी बात है, क्या होगा, परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन जब उसमें होगा। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। तो आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसमें से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा था इन क्वेश्चन का। तो कितने आपके करेक्ट हुए बताइएगा, तो मुझे आइडिया लगेगा कि आप लोग की तैयारी कितनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये पूरी सीरीज आपकी एग्जाम तक चलेगी, जिसमें कि और भी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे मैं लेकर के आऊंगी। इसके लिए चैनल को लेकर आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।